हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले लेक्चर के अंदर क्लास 12 का अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर कर रहे थे और हम कैपेसिटर तक पहुंच गए थे। तो देखिए कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था, वापस से देख लीजिए आप कि हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो यहां से अपन V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इक्वल टू Q अपॉन C। और हमें पता है V का जो साइनसोइडल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू Q बाय C। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा कि Q की वैल्यू निकाल देंगे। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C मल्टीप्लाई बाय Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर हमें क्या चाहिए, करंट। करंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dq बाई dt दैट इज Q का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। Q का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t। तो केवल इस टर्म का होगा, साइन का क्या होता है, cos ऑफ t। और ओमेगा आगे आ जाएगा क्योंकि स्केलर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, Im दैट विल इक्वल टू Vm अपॉन दिस। तो cos को इस टर्म में लिख देंगे साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। क्या यूज करेंगे, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई I दैट विल इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा t। हमने क्या किया, करंट की वैल्यू निकाल दी, इस पूरे को क्या लिख दिया, Im। तो यहां से क्या पता चल रहा है, एक ट्रिक बताई थी मैंने, CIVIL, यानी कैपेसिटर अगर होगा तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी। करंट लीड करेगी विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, या इसका उल्टा बोल सकते हो, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा विद रेस्पेक्ट टू करंट। इसी तरीके से इंडक्टर के केस में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, या वोल्टेज लीड करेगा, लीड यानी आगे रहेगा विद रेस्पेक्ट टू द करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई Im की दैट विल इक्वल टू Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा C को अपन क्या लिख सकते हैं, Xc दैट इज योर इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C। और ओमेगा C को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f। तो ओमेगा की वैल्यू आप लोगों को पता ही होती है, क्या होती है, 2 पाई f। तो आपने Xc की वैल्यू क्या रख दी, 1 अपॉन 2 पाई f और C। तो ये आपका हो गया इंडक्टिव कैपेसिटेंस दैट इज योर रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसी तरीके से इसको क्या बोल देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। अब जैसे कि मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन बताया था इंडक्टर के केस में कि अगर करंट फ्लो कराते हैं तो क्या पास करेगा। तो मैंने आपको बताया था एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल। एफ की जगह 0 पुट किया, यानी डीसी के लिए डीसी को पास करेगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। इसी तरीके से अगर कैपेसिटेंस को अगर पूछा जाए तो क्या डीसी अप्लाई करने पर क्या ये पास करेगा। तो आपने क्या करना है, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी की जगह 0 पुट करना है। तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कहने का मतलब हाई रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। अगर आप डीसी अप्लाई करते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। करंट की वैल्यू जैसे ही आप डीसी अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी हो जाती है 0 और 1 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो एक्सी आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है कि हाई रेजिस्टेंस की तरह होगा और इसको पास नहीं करेगा, यानी ओपन सर्किट कैपेसिटर एक्ट लाइक क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमारे वोल्टेज की इक्वेशन V बराबर Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन हमारे पास आई, तो हमने क्या देखा कि CIVIL कैपेसिटर के केस में करंट आगे है प्लस पाई बाय 2 विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज, इसमें क्या है प्लस 0। तो इट इज क्लियर दैट करंट इज लीडिंग बाय द वोल्टेज पाई बाय 2। This is because the fact that voltage is developed only after the current depositing sufficient charge on the capacitor plate। तो कैपेसिटर प्लेट पर अगर करंट अगर डिपॉजिट करेगा जब भी तो वोल्टेज डेवलप होगा। A phase lag indicate the time delay for the current in the following the voltage for reaching the peak zero value। बड़ा बेसिक सा मामला है। उसके बाद में फेजर डायग्राम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी आप देख लीजिए कि अगर एसी रजिस्टर है तो दोनों V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहता है, 0। यानी कहने का मतलब जहां से वोल्टेज की इक्वेशन स्टार्ट होगी वहीं से करंट की वैल्यू भी स्टार्ट होगी। यहां पर वोल्टेज करंट सेम, वोल्टेज करंट सेम, वोल्टेज करंट सेम, यानी किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से इंडक्टर के केस में मैंने क्या बताया था, CIVIL। इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहती है, लेकिन रहता कितना है, पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आपके देखने को मिलता है। तो देखिए आपके वोल्टेज की इक्वेशन ये है और करंट की इक्वेशन यह है।
तो एट पर्टिकुलर टाइम करंट आपका कितना है, देखिए वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो कितना है, π/2 है। अब जब आपका क्या कर रहा है कि वोल्टेज आगे रहना चाहिए, करंट पीछे रहना चाहिए, तो देखिए वोल्टेज यहां पर है तो करंट अभी तो कहां पर है, पीछे की तरफ है, यहां पर स्टार्ट होगा, कितना पीछे है आप लोगों को दिख रहा है, करंट यहां है 0 पर, तो वोल्टेज नेगेटिव में है, तो यानी करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो ये इंडक्टर का फेज डायग्राम। इसी तरीके से वापस से CI VIL से ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर के केस के अंदर करंट आगे रहता है। अब देखिए करंट आगे रहता है यानी ये 0 है लेकिन करंट पॉजिटिव है, करंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना, तो यहां पर फेज डिफरेंस हमेशा π/2 रहेगा, चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा, π/2। तो ये इसका था। नेक्स्ट टॉपिक, जब हमने ओनली रेजिस्टेंस के बारे में बात करी, इंडक्टर के बारे में बात करी, कैपेसिटेंस के बारे में बात करी, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, L C R तीनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर लिया है जिसका इंडक्टेंस कितना है, L है। इसे एक EMF V बराबर VM साइन ऑफ ओमेगा t से एनर्जाइज किया है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी I, और हमें जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या कह देंगे, VR यहाँ पर। तो आपने ओम्स लॉ लगाकर देखा तो VR दैट विल इक्वल टू क्या होता है, IR। इसी तरीके से कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, XC, तो VC इक्वल टू XC, और इंडक्टेंस के IXL, तीनों याद रखना है। और टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो हम निकालेंगे कि V दैट विल इक्वल टू VM दैट विल इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज प्लस J टाइम, है ना, J टाइम किसके अक्रॉस वोल्टेज के कैपेसिटेंस के अक्रॉस एंड इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों इंडक्टिव नेचर के हैं, दोनों की डायरेक्शन एक इस तरफ होती है तो दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होती है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होता है, VM स्क्वायर दैट विल इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस ये टोटल जो है VC माइनस VL का स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं। अब आपको VM की वैल्यू पता है, VM बराबर I Z, टोटल आप R L C सभी के कॉम्बिनेशन को आप इंपिडेंस Z कंसीडर कर रहे हैं, तो Z इंपिडेंस है RLC का, सर्किट का इंपिडेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ रख दिया I Z रखते स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर V बराबर IR, यहाँ पर VC बराबर IXC और VL बराबर IXL। तो जैसे आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद में आपने रूट इधर भेज दिया, क्योंकि आई स्क्वायर सब जगह से कॉमन निकल के कट जाएगा, तो आपका ये इंपिडेंस आ जाएगा। और करंट की वैल्यू चाहिए तो VM के अंदर Z से डिवाइड कर देंगे, तो ओम्स लॉ के जरिए आपको करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये क्लियर हो गया है कि आपका जो इक्वेशन होती है उसके अंदर ये फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, फेज एंगल होता है, और इस फेज एंगल को दिया जा सकता है VCM माइनस, यानी इंडक्टिव अपॉन रेजिस्टिव के इक्विवेलेंट होता है। इस ट्रायंगल के जरिए भी आप शो कर सकते हैं। अगर ये R है, ये XL माइनस XC है, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट tan फाई आप लोगों को पता है, शॉर्ट ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, और हिंदी मीडियम LAL बटा KKA, इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी मीडियम लंब बटा आधार। तो लंब आपका ये हो गया, आधार आपका ये हो गया, यानी XL माइनस XC अपॉन R क्या दे देगा आपको, टाइन ऑफ फाई दे देगा। टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में बात करते हैं कि एवरी सर्किट कैन बी अज्यूम एज ए कंटेनिंग L C R, हर एक सर्किट के अंदर L C और R अवेलेबल होता है। जिस सर्किट के अंदर XL की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू द XC, तो वो इंडक्टिव सर्किट कहलाता है, और इंडक्टिव सर्किट में I लैग करता है किसके रेस्पेक्ट में, V। इसी तरीके से अगर XC की वैल्यू ज्यादा है और XL की वैल्यू कम है, तो ऐसा सर्किट कैसा सर्किट कहलाता है, कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस के अंदर अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो Z होता है किसके बराबर होता है, R प्लस J XC माइनस XL। अगर XC अगर ग्रेटर है किसके रेस्पेक्ट में, XL के, तो XC माइनस XL हो जाएगा, और अगर XL ग्रेटर है XC के तो क्या हो जाएगा, XL माइनस XC हो जाएगा। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज द कंडीशन व्हेन XC इज इक्वल टू XL। रेजोनेंस इज द कंडीशन व्हेन XC इक्वल टू XL, और जब XC XL के बराबर हो जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0। तो उस कंडीशन में Z किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस J 0 के बराबर हो जाएगा, यानी उस समय आपका इंपिडेंस किसके बराबर हो जाएगा,
रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, तो रेजोनेंस की कंडीशन वो है जहां पर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे ही आप इसको इंपीडेंस में रखते हैं तो उस समय आपका इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो रेजोनेंस की कंडीशन में मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। Vm/Z उस समय क्या होता है, XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं और Z किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से रेजोनेंस की कंडीशन में अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, उसको यहां देख लीजिए। XC = XL अभी आप लोगों को पता है। XC का फॉर्मूला क्या पता है, 1/2πfc और एक्सएल का क्या होता है 2πfl। अब आपको क्या निकालना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू निकालनी। तो 2π को नीचे भेज दीजिए, एल को भी नीचे भेज दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f² बराबर 1/4π²LC। तो जैसे ही आप f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 1/2π√LC। ये आपका किसका, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और अगर आपको क्या निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा क्या होता है आपका 2πf, उधर भेज देंगे तो ओमेगा हो जाएगा √LC, क्योंकि आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये आपका रेजोनेंस का ग्राफ होता है, ये पीक गया और ये इधर गया, तो ये रेजोनेंस का ग्राफ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपका ये पीक है जहां पर ये 1 ओमेगा की वैल्यू होती है। तो इसके बाद में अपन शार्पनेस की भी बात कर लेते हैं। 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज ω1 एंड ω2 की जो वैल्यू है, और इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। और क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ω/L/R के बराबर होता है। ये भी आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो सेलेक्टिविटी ऑफ अ सर्किट इज मेजर एज अ पैरामीटर ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। इसमें जो भी आपको डाउट आता है इसको बार बार देखिए और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर हैं वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। आप बने रहें BIS की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू।